हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इस सेशन में हमारी जो एक दो क्लास होंगी, 2-3 क्लास होंगी, ये नरेशन पर बेस्ड जोन है। ठीक है, तो वैसे तो मैं आज और कल 2 दिन के अंदर ही पूरे कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दूंगा, लेकिन फिर भी हो सकता है 3 दिन लग जाए। फिर उसके बाद टेंस की प्रैक्टिस, नरेशन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हाँ जी बेटा, तो शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन बोले तो पहले नाम से ही शुरू करते हैं। नाम के अंदर ही कंप्लीट डेफिनेशन आ भी जाती है, ध्यान दें। बात करते हैं, एक वर्ड है हमारा नरेट, जो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कहना। इसका मतलब क्या हुआ? कहना। तो नरेट से ही एक वर्ड बना नरेटर। इसका मतलब क्या हुआ? कहने वाला। कहने वाला। तो ये वर्ब है, ये नाउन है। तो नाउन ये भी है, और इसका मतलब उस हिसाब से नरेट से वर्ड बना नरेटर, नरेट से ही वर्ड बना नरेटर, और नरेटर से ही वर्ड बना नरेशन। तो ये भी नाउन है जिसका मतलब होता है कहना। ठीक है, तो अब नरेशन जो हमारा टॉपिक है, कहना। तो क्या कहना? कि किसी की बात को सुनकर अपने शब्दों में कह देना। जैसे मैं नरेटर हूँ, मैं नरेटर हूँ। नरेटर कौन होता है? जो किसी की बात को सुनता है। किसकी? स्पीकर की बात को सुना और उसे अपने शब्दों में दे दिया। मैसेज स्पीकर का लेकर मैंने अपने शब्दों में उसको आगे कन्वे कर दिया, तो वो नरेटर, तो कहने वाला। तो ये जो नरेटर से ही वर्ड नरेशन बना। तो नरेटर कौन होता है? मैं, आप, हम सभी वो नरेटर हैं, फर्स्ट पर्सन। दुनिया का हर सेंटेंस फर्स्ट पर्सन ही बोलता है, और नरेटर किसी बात को बोल रहा है तो नरेटर फर्स्ट पर्सन हुआ। सो सिंपल एज ABC। तो नरेटर क्या हुआ? किसी की बात को कहकर सुनकर आगे कहने वाला, आगे पहुंचाने वाला। तो जो कहेगा, तो जब नरेटर किसी बात को कुछ कहता है तो दुनिया का हर सेंटेंस फर्स्ट पर्सन ही बोलता है। अब जब नरेटर कुछ बोल रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन हुआ। फर्स्ट पर्सन आई और वी ही होते हैं। आई मतलब मैं, और वी मतलब हम। तो ये हमारा हुआ नरेटर की एक छोटी सी डेफिनेशन कि भाई किसी के शब्दों को सुनकर आगे पहुंचा देना, नरेशन। लेकिन फिर भी एक इसकी डेफिनेशन, हम एक फॉर्मल डेफिनेशन ले लेते हैं। दी एक्शन, वो एक्शन या वो प्रोसेस ऑफ नरेटिंग ए स्टोरी, कि किसी भी स्टोरी को कहना, स्टोरी को कहना, सेंटेंस को कहना, स्पीच को कहना, किसी की बात को कहना। कि किसी बात को कहने का जो प्रोसेस है, जो एक्शन है, इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम के अकॉर्डिंग भाई, ये हमारी टाइम लाइन है। हम किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट के अंदर ही रिप्रेजेंट करते हैं। नरेटर हमेशा प्रेजेंट में ही बोलेगा। नरेटर कौन? आप और मैं। क्या हम पास्ट में जाकर कुछ बोल सकते हैं? पास्ट में जाकर कुछ बोल सकते हैं, फ्यूचर में जाकर कुछ बोल सकते हैं। तो किसी भी बात को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब ये एक्शन तब हुआ, तब हुआ, तब हुआ। तो जब आप इस समय किसी एक्शन को बता रहे हैं, तो इस समय तो बता रहे हैं, लेकिन इनका ये टाइम खत्म नहीं होना चाहिए कि इस एक्शन को आप भाई ये हुआ पास्ट में, बता रहे हो प्रेजेंट में। ये एक्शन हुआ पास्ट में, बता रहे हो प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में बताते वक्त उसका टाइम खत्म नहीं होना चाहिए। आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, आपको ये दर्शाना पड़ेगा कि पास्ट के किस समय में हुआ, या फिर ये फ्यूचर के किस समय में होगा। ये फ्यूचर के किस समय में होगा। तो टाइम को अवॉइड करके कोई भी वर्ब नहीं लग सकती, ये समझ लीजिए। टाइम को अवॉइड करके कोई भी वर्ब नहीं लग सकती। तो अगर आपको वर्ब लगानी है तो टाइम को दिमाग में रखना पड़ेगा। उस टाइम को दिमाग में रखना ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहलाता है, स्टेप बाय स्टेप। टाइम के अकॉर्डिंग एक्शन कैसे हुआ, कि कौन सा एक्शन पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, कौन सा किस टाइम के अनुरूप हुआ, कौन सा किस टाइम के अनुरूप नहीं हुआ। उसी के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना पड़ता है टेंस, कि किसमें कौन सा टेंस लगाना, कौन सा नहीं लगाना। ठीक है, ये है छोटी सी डेफिनेशन। अब नरेशन को उसने 2 तरीके से बताया कि भाई कहना, किसी भी बात को कहना। तो किसी की बात को कहना मतलब कहने वाले 2 होते हैं। एक बात को कहने वाले 2 होते हैं, एक जिसके मुंह से निकला, और एक भाई किसी ने मेरे से कहा। बात समझे, मेरे भाई ने मुझसे कुछ कहा मेरे दोस्त को कहने के लिए। तो जो मेरे भाई ने मुझसे कहा, तो एक स्पीकर तो मेरा भाई हुआ और एक स्पीकर मैं हुआ। तो मेरा भाई जो हुआ वो फर्स्ट स्पीकर है, जिसके मुंह से वो शब्द निकले, जहां से बनकर निकले, लेकिन उसके शब्दों के अंदर, उसके मैसेज के अंदर अपने शब्द मैंने जोड़ दिए। तो दूसरा स्पीकर मैं हुआ। तो स्पीकर 2 हुए, एक जो मतलब जिसके मुंह से ये एग्जैक्ट वर्ड्स निकले, और दूसरा मैं, कि उन वर्ड्स को मैंने अपने शब्दों में तब्दील कर दिया। तो बोलने वाले 2 हुए। तो इसलिए ये नरेशन मतलब कहना। तो कहने वाले 2 होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच।
तो कहने वाले दो हो गए। डायरेक्ट स्पीच जिसके मुंह से डायरेक्ट निकल रहे हैं, तो डायरेक्ट स्पीच मतलब ये स्पीकर बोलता है, डायरेक्ट स्पीच मतलब स्पीकर बोलेगा, जिसके मुंह से शब्द निकले वो स्पीकर कहलाएगा। और इनडायरेक्ट स्पीच कि मतलब वो तो डायरेक्ट उसके मुंह से, लेकिन ये भी डायरेक्ट मेरे मुंह से, उसके मुंह से नहीं, अब ये मेरे मुंह से जा रहे हैं, ये इनडायरेक्ट स्पीच, किसी के जरिए, वाया। इनडायरेक्ट मतलब वाया, तो प्रत्यक्ष रूप से ना जाके अप्रत्यक्ष रूप से जाना। तो स्पीकर ने डायरेक्ट मुझे बोला, अब स्पीकर की बात को मैं इनडायरेक्टली किसी तक पहुंचा रहा हूं, मतलब किसी की बात मेरे जरिए किसी तक पहुंच रही है। तो पहला स्पीकर वो, दूसरा मैं। तो जो पहला स्पीकर है वो डायरेक्ट स्पीच, उसे स्पीकर ही कहते हैं, और जो दूसरा स्पीकर है इनडायरेक्ट स्पीच, उसे नरेटर कहते हैं। बस सारी कहानी इस नरेटर पर टिकी हुई है, इनडायरेक्ट स्पीच पर। तो ये जो डायरेक्ट स्पीच होती है ये कोमा इन्वर्टेड कोमास में लिखी जाती है, समझ लो। स्पीकर अगर कुछ कहेगा वो कोमा इन्वर्टेड कोमास में होगा। यही हमारा क्वेश्चन के रूप में आता है जनरली एग्जाम में, ठीक है। और जो ये इनडायरेक्ट स्पीच होती है इसको हम कंजंक्शन के साथ तैयार करते हैं, इसे हम कंजंक्शन के साथ तैयार करते हैं। भाई प्रिंसिपल क्लोज पहले, एक सबऑर्डिनेट क्लोज बाद में, कंजंक्शन के बाद लिखी जाती है ये स्पीच। तो ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच हुई, ये नरेटर हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन के रूप में आता है, इसको हमें एज एन आंसर देना पड़ता है। लेकिन पॉइंट इज, हमारी ये क्लास सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की नहीं है कि आपको कि सेंटेंस दे दिया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, भाई वो तो करना ही है। डायरेक्ट स्पीच दे दिया, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, वो तो करना ही है। लेकिन इसके साथ साथ बैंक के भी स्टूडेंट हो सकते हैं इस क्लास में, तो बैंक के अंदर वॉइस नहीं, नरेशन नहीं आते, वॉइस नरेशन नहीं आते, लेकिन उनसे रिलेटेड ब्लैंक्स, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो आते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप स्पोकन करना चाहते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज इफेक्टिव है। क्लियर हुआ? तो ये नरेशन, तो भाई नरेशन मतलब कहना, नरेशन का मतलब क्या था? कहना। तो कहने वाले दो हैं, तो इसलिए नरेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक डायरेक्ट स्पीच जो स्पीकर के मुंह से निकला, एक इनडायरेक्ट स्पीच जो नरेटर के मुंह से निकला। ये क्वेश्चन के रूप में, आंसर के रूप में, एक क्वेश्चन आएगा, एक आंसर देना है। ये डायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच, ये स्पीकर बोल रहा है, ये नरेटर बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे बढ़े डायरेक्ट स्पीच। अब एग्जांपल ले लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच, सचिन सेड टू हर, तो मतलब ये सेंटेंस किसने बोला? स्पीकर। मैंने कहा ये स्पीकर, इस स्पीकर ने ये सेंटेंस बोला हुआ होता है। ये स्पीकर ने सेंटेंस, स्पीकर क्यों कह रहे हैं इसे? तो ये तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी है, तो सब्जेक्ट और स्पीकर एक ही बात है। ये सब्जेक्ट है इस सेड का, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है इस सेड का तो सब्जेक्ट है, सेड वर्ब का सब्जेक्ट है, लेकिन ये रिपोर्टेड स्पीच का ये स्पीकर है। कि मतलब ये आई वेंट टू वॉच दिस मूवी यस्टरडे, कि मैं यह फिल्म देखने कल गया था, ये सेंटेंस बोला किसने? ये सचिन ने बोला, इसलिए स्पीकर कह रहे। समझ लो, इसे सब्जेक्ट बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे सब्जेक्ट क्योंकि ये जो सेड वर्ब का सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब बिना सब्जेक्ट के यूज नहीं होती। और इसे स्पीकर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटेंस है वो यही बोलता है, हमेशा हमेशा यही बोलेगा, इसलिए इसे स्पीकर कहते हैं। और बेटा जो ये इसे स्पीकर बोल रहे हैं, अब उसने ये शब्द बोले तो कहते हैं जो स्पीकर ने, स्पीकर के कहे गए शब्द, ये समझ लो, स्पीकर के कहे गए एग्जैक्ट वर्ड्स, स्पीकर के मुंह से निकले डायरेक्ट शब्द को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। स्पीकर के मुंह से निकले हुए डायरेक्ट शब्दों को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं। ये पूरे का पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। इसे डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। डायरेक्ट किस लिए? क्योंकि सीधे के सीधे डायरेक्ट ये स्पीकर के मुंह से ही निकल रहे हैं। और इसको हम डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट नरेशन, तो नरेशन मतलब कहना, कि सीधे सीधे कहना, मीन्स स्पीकर के मुंह से निकले हुए शब्द तो डायरेक्ट स्पीकर नहीं बोले, तो स्पीकर के कहे गए शब्द डायरेक्ट नरेशन। तो स्पीकर के निकले हुए शब्द रिपोर्टेड स्पीच भी होते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, उसे डायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच भी है, ये डायरेक्ट नरेशन भी है, रिपोर्टेड स्पीच भी है। क्यों डायरेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये स्पीकर के मुंह से निकले, डायरेक्ट स्पीकर के मुंह से निकले, इसलिए डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अब कहता है ये तो क्वेश्चन के रूप में आ गया, हम क्या कर रहे हैं भाई, ये तुम्हारा क्वेश्चन के रूप में आ गया, भाई ये क्वेश्चन आएगा, अब इसका आंसर बनाओ। कि सचिन सेड टू हर, सचिन ने हर से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टेड, आई वेंट टू वॉच दिस मूवी यस्टरडे, अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ। मींस अगर इस बात को, ये बात पास्ट में कह दी स्पीकर ने, ये बात पास्ट में कह दी स्पीकर ने, अब प्रेजेंट में नरेटर बोल रहा है, तो जो स्पीकर ने पास्ट में बोली थी, जिस समय बोली थी, तो आपको वो टाइम नहीं बदलना, और नरेटर को उसी टाइम को मेंशन करते हुए, उसी फीलिंग्स को मेंशन करते हुए,
उसी सिचुएशन को मेंशन करते हुए अब प्रेजेंट में बताना है, तो आप कुछ भी चेंज करो, बस मीनिंग मत बदलना। नरेटर ने स्पीकर के शब्द सुने, मैंने स्पीकर के शब्द सुने, तो मैं उन शब्दों को तरोड़ मरोड़ कर कुछ भी करूं, कुछ भी चेंज करूं, बस मुझे मीनिंग नहीं बदलना। जो स्पीकर ने कहा वही मैं बोलूंगा, शब्द चाहे मैं कुछ भी लूं, शब्द में चाहे कुछ भी लूं। तो नरेटर क्या करता है, ये इनडायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच कौन बोलता है, ये इनडायरेक्ट स्पीच बोलता है नरेटर, क्योंकि दो ही टाइप की नरेशन है, एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच स्पीकर बोलेगा, इनडायरेक्ट स्पीच नरेटर बोलेगा। तो स्पीकर ने बोल दिया कि भाई मैं तो फिर आई सेड टू हर, मैंने हर से कहा था, क्या कहा था, आई वेंट टू वॉच दिस मूवी यस्टरडे, कि मैं फिल्म देखने गया था। अब इस बात को इसे समझाना है, अब स्पीकर को, नरेटर को इसी बात को कहना है, शब्द चाहे कुछ भी ले लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जो स्पीकर ने बोला वही नरेटर बोले। तो स्पीकर ने क्या बोला, स्पीकर ने बोला किससे, ये स्पीकर ने ये बोला, कहा किससे, हर को बोला, तो हर लिसनर हुई, तो हर ऑब्जेक्ट भी तो हुआ, तो हर ऑब्जेक्ट भी तो हुआ, तो हर को ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, लिसनर भी। हर को ऑब्जेक्ट कब कहेंगे, जब ये इस वर्ब का या इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट है। लिसनर क्यों कहेंगे, क्योंकि स्पीकर ने जब ये बात कही थी, ये बात सुनी किसने, सुनी, इसलिए इसे लिसनर भी कहेंगे। तो मीन्स ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस वर्ब के अनुसार हैं, लेकिन स्पीकर और लिसनर इस स्टेटमेंट के अनुसार है। और भाई इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ब यूज करते हैं आरवी, तो इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्ट कर रही है कि आगे क्या गया है। रिपोर्टिंग वर्ब जो आगे रिपोर्ट कर रही है, सूचना दे रही है, जो बता रही है आगे क्या कहा गया है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है बताने के लिए। यार जैसे बोलते हैं आई थिंक, तो मैं इतना कह के छोड़ दूं, बाद वाला कहे क्या सोचता है, बोल तो दिया तूने, आगे तो बता कि आई थिंक आई शुड नॉट गो देयर। तो आई शुड नॉट गो देयर ये मेरे विचार है, लेकिन इन विचारों को प्रकट करने से पहले मैंने क्या रखा, आई थिंक। तो ये जो आई थिंक है ये इंट्रोडक्टरी क्लॉज है, जो आने वाले क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो बस ये इंट्रोडक्टरी क्लॉज है जो आने वाले क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। मैं अगर बोलूं सचिन सेड टू हर, मैं इतना कह के छोड़ दूं, सचिन ने हर से कहा, अब चुप हो जाऊं, सामने वाला क्या, भाई चुप क्यों हो गया, क्या कहा ये तो बता, तो बताना तो पड़ेगा ना ये। तो इसके लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार करता है, मतलब इसको इंट्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे इंट्रोडक्टरी वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जो रिपोर्ट कर रही है कि आगे क्या दिया गया है। तो इसे आरवी कहते हैं, इसे आरएस कहते हैं, इसे आरवी कहेंगे, इसे आरएस कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको देखो हमने चेंज किया, अब सारी चीजें बदलनी है, बस मीनिंग नहीं बदलना, कुछ भी बदलो मीनिंग नहीं बदलना। तो हमने स्पीकर ने तो बोल दिया ये, अब नरेटर बोल रहा है। नरेटर ने क्या बोला कि भाई तो अब ये तो स्पीकर ने बोल दिया, अब नरेटर को ये बोलना है। तो नरेटर ने बोल दिया सचिन टोल्ड हर दैट, उसने सेट को किस में, टोल्ड में बदला, कोमा इन्वर्टेड कमास को दैट में बदला, आई को ही में बदल दिया, वेंट को हैड गॉन में बदल दिया, दिस को दैट में बदल दिया, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल दिया। तो उसने 6 चेंज कर दिए भाई, नरेटर ने 6 चेंज किए, मतलब उसने शब्द बदल दिए लेकिन मीनिंग नहीं बदला। जो स्पीकर ने कहा वही नरेटर ने कहा, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, कुछ भी बदले मीनिंग नहीं बदलना। क्लियर हुआ कि नहीं, कुछ भी बदले मीनिंग नहीं बदलना। तो उसने क्या आंसर दिया, सचिन टोल्ड हर, सचिन ने हर से कहा, हर को बताया दैट ही हैड गॉन टू वॉच दैट मूवी द प्रीवियस डे, कि वो जिस दिन बताया था उससे पहले दिन फिल्म देखने गया था। ठीक है, तो अब कुछ टर्म्स हमने अभी क्लियर की हैं, उन टर्म्स को फिर देख ले। रिलेटेड टर्म्स पहले बात करते हैं भाई। रिलेटेड टर्म्स, स्पीकर क्या होता है समझ लें। स्पीकर क्या होता है, वन हु स्पीक्स द डायरेक्ट स्पीच। इस डायरेक्ट स्पीच को मतलब जो बोलता है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच एक ही बात है, जो डायरेक्टली स्पीच को बोलता है तो वो स्पीकर होता है। ये इसकी बात कर रहा है, स्पीकर मतलब ये सचिन की बात कर रहा है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है। लिसनर, विद हुम द स्पीकर स्पीक्स, कि लिसनर क्या होता है, जिससे स्पीकर बात कर रहा है, तो ये लिसनर हर की बात कर रहा है, ये सुन रही है तो ये इसकी बात कर रहा है, लिसनर। ठीक है, ये टर्म्स याद कर ले, समझ ले कि स्पीकर बोल रहे हैं, स्पीकर बोल रहे हैं, लिसनर बोल रहे हैं, तो सर किसकी बात करना चाह रहे हैं, तो मेरी बात कभी बाउंस ना मारे। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जिसे हम आरवी बोलते हैं, द वर्ब विच इंट्रोड्यूसेस द डायरेक्ट स्पीच,
जो सचिन और हर और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट थे रेस्पेक्टिवली, तो सेट टू जो था, ये सेट टू की बात कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब, जो जनरली सेट टू के रूप में ही आती है। तो ये जो वर्ब होती है ये इंट्रोड्यूस करती है डायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस करती है कि आगे क्या बताया गया। अब चाहे डायरेक्ट स्पीच बोल रहे हो, इसे मैं डीएस बोलूंगा, डायरेक्ट नरेशन बोल दो, इसे मैं डीएन बोलूंगा, या रिपोर्टेड स्पीच बोल दूंगा, इसे आरएस बोलूंगा। ये स्पीकर के कहे गए शब्द होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कोमा इन्वर्टेड कमास में रखते हैं। तो जो कोमा इन्वर्टेड कमास के अंदर जो लिखा जाता है उसे डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच कुछ भी कह दो, कि दी एग्जैक्ट वर्ड्स, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स, डायरेक्ट स्पीकर के मुंह से निकले हैं, डायरेक्ट स्पीच इसलिए उसे एग्जैक्ट वर्ड भी वही कह रहे हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स केप्ट विद इन इन्वर्टेड कमास, जिन्हें इन्वर्टेड कमास के अंदर रखा जाता है, जो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम इन्वर्टेड कमास में रखते हैं। अगला कहता है 6 एलिमेंट्स टू बी चेंज्ड व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो 6 चीजों में बदलाव होता है। पहला रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा कंजंक्शन, तीसरा प्रोनाउन, चौथा वर्ब, पांचवा नियरनेस ऑफ वर्ड्स, छठा एडवर्ब। ये 6 चीजों में बदलाव करते हैं। मतलब स्पीकर ने जो बोला वो मैसेज नरेटर को आगे पहुंचाना है, तो स्पीकर का मैसेज और शब्द किसके, नरेटर के, स्पीकर का मैसेज शब्द नरेटर के, ये आपस में मिलकर जो बना वो बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच, जो आगे परोस दिया जाता है। ठीक है, तो मीनिंग नहीं बदलना, सिर्फ क्या बदलना है, मीनिंग नहीं बदलना, सिर्फ वर्ड्स बदलने। ठीक है, तो अब यही बात यहां पर आ गई, पूरी बात समझते हैं। 6 एलिमेंट्स टू बी चेंज्ड व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के लिए हम 6 चीजों में बदलाव करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो देख लो। तो पहले कह रहा है डायरेक्ट स्पीच, जो स्पीकर ने बोला, मतलब सचिन ने बोला, तो अब ने क्या क्या चेंज किया, सेड या सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में, सेड या सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में, कोमा इन्वर्टेड कमास को चेंज कर दिया दैट में 2, आई को चेंज किया हमने ही में 3, वेंट को चेंज कर दिया हैड गॉन में 4, दिस को चेंज कर दिया दैट में 5, यस्टरडे को चेंज कर दिया द प्रीवियस डे में तो 6। तो बेसिकली ये 6 चेंजेस होते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं। तो ये 6 चेंजेस हमारे होने कंपलसरी हैं। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो ये 6 चेंजेस होने ज़रूरी हैं। तो अब इनमें से कई बार 6 चेंज होते हैं, कई बार 4 होते हैं, कई बार 3 होते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ठीक है, तो ये चेंजेस हुए कैसे भाई, सेड को टोल्ड ही क्यों किया, और कोई दुनिया के अंदर भैया जी टोल्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। और बात करें तो यार मतलब लाख के आसपास, लाख से भी ज़्यादा के आसपास वर्ब है, एक्शन लाख से भी ऊपर है। तो यार 1 लाख वर्ड में से सिर्फ एक वर्ड चुना, टोल्ड ही क्यों आया था, कोई और वर्ड क्यों नहीं आया, सोचने की बात है। टोल्ड ही क्यों आया और कोई क्यों नहीं आया, इसी को समझाना है। ये बात समझ में आ जाएगी तो दिक्कत नहीं आएगी नरेशन में। मेंस के अंदर, सीजीएल के मेंस के पेपर में 200 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर की वॉइस और नरेशन आते हैं। मैं कह रहा हूँ 1 मार्क नहीं कटेगा, 50 on 50 आएंगे नरेशन और वॉइस में, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। प्रैक्टिस जिस तरीके से दूंगा, सोचने समझने का नजरिया रखना, गलती नहीं होगी बिल्कुल भी, लेकिन दिमाग ज़्यादा लगेगा, बस ये चीज़। हाँ जी, तो आगे करते हैं। तो ये समझ में आ गया 6 चेंजेस। तो अब ये करना है कि चेंजेस क्यों हो रहे हैं, कि जैसे नियर अबाउट 40 के आसपास वर्ब है, कंजंक्शन है, 40 के आसपास कंजंक्शन है, भाई दैट ही क्यों लगा और कोई क्यों नहीं लगा, दैट में ऐसे क्या गुण था कि इसे यहाँ पे नौकरी पर रख लिया और किसी को क्यों नहीं रखा, भाई इसने कैसे फॉर्म भरा था कि इसकी नौकरी यहाँ लग गई, कोई और क्यों नहीं आ रहा है कंजंक्शन, यही क्यों आ रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। ठीक है ना। आई को ही में चेंज किया, पूरी प्रोनाउन टेबल है, आई, माई, मी, माई सेल्फ, तो मतलब पूरी की पूरी इतनी बड़ी टेबल है। तो इतनी बड़ी टेबल के अंदर अगर हम बात करें तो और भी कुछ नहीं, अगर हम बात करें कि ये समझ लो, अच्छा मैंने गलत कह दिया, कंजंक्शन जो है ना करीब 80 के आसपास है, मैं गलत बोल गया, कंजंक्शन 80 के आसपास है, और 80 के आसपास कंजंक्शन में सिर्फ दैट ही लगा। प्रोनाउन 40 के आसपास है, प्रोनाउंस जो हैं वो 40 के नियर अबाउट 40 क्या कहते हैं प्रोनाउंस है, तो सिर्फ ही क्यों लगा आई के लिए, यही समझना है। तो यही कि वेंट, भाई टेंस हमारे बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट ही क्यों किया, दिस को दैट ही क्यों करा, यस्टरडे को द प्रीवियस डे क्यों करा। तो अब इनका रीजन जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये चीजें क्यों हो रही हैं, इनका रीजन जानने के लिए
आगे बढ़ते हैं। तो बेटा उनका जो भी मैं बताने वाला हूं उसका जो आधार और बेस है वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस पर है। जो मैं बताने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं, उनका आधार और बेस टाइप्स ऑफ सेंटेंस पर है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं रजिस्टर निकाल के बैठे मैं समझा रहा हूँ, तो लिखते चले जाएं, है ना। या नहीं भी लिखते तो फिर जब इसकी रिवीजन करेंगे तो तब लिख लेना, देख लें। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस विच अफर्म्स और डिनाइज समथिंग। आई लाइक टी, आई डोंट लाइक टी। या तो किसी बात को हाँ करना या ना करना, अफर्म करना या डिनाई करना असर्टिव होता है। और फिर बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चन, डू यू लर्न इंग्लिश, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश। तो बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब एंड बाय यूजिंग WH फैमिली। तो हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली से जब हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस जो रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन इन सबको इंडिकेट करते हैं। तो रिक्वेस्ट की बात करें प्लीज हेल्प मी, एडवाइस की बात करें कि रीड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, ऑर्डर की बात करें कम हियर गो देयर, इंस्ट्रक्शन की बात करें कि डू नॉट लेट देम पार्क हियर, कि इन्हें यहाँ पार्क मत करने देना, इंस्ट्रक्शंस दे दी। तो क्या बात है कि जो जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन ये सब चीज़ें आती हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, और ये वर्ब से या लेट से शुरू होते हैं। ये वर्ब से शुरू होंगे या लेट से। बेसिकली तो लेट भी वर्ब ही होती है, लेट भी वर्ब ही होती है, लेकिन फिर भी ये एक्शन वर्ड से ये एक्शन वर्ड नहीं होता, बस ये बात है। ये एक्शन वर्ड कौन से हो जाएंगे? आना जाना, खाना पीना, हंसना रोना, धोना सोना। तो लेट भी वर्ब होती है, लेकिन ये इसमें कोई एक्शन नहीं होता, ये कोई एक्शन नहीं होता। तो जो वर्ब से या लेट से शुरू होते हैं वो इंपेरेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होंगे और फुल स्टॉप पर खत्म होंगे। इनके अंदर सब्जेक्ट हिडन होता है, इनके अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर हम बात करें तो एक इंटरजेक्शन वर्ड आता है, ये हमेशा इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होते हैं। तो जैसे अलास, हुर्रास, फाई, पू, शो, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं तो उनसे शुरू होगा। वाओ, सॉरी, ये हाय, हेलो, इस टाइप के वर्ड से इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होते हैं, इसलिए वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। वो सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड, जैसे वाओ दिस इज वेरी मैग्निफिशेंट बिल्डिंग, वाओ दिस इज ए वेरी मैग्निफिशेंट बिल्डिंग, यार कितनी बड़ी बिल्डिंग है। जैसे बुर्ज खलीफा देखें, वाओ व्हाट अ मैग्निफिशेंट बिल्डिंग। तो ये जो वाओ से सेंटेंस शुरू हुआ, तो ये वाओ वर्ड है, ये इंटरजेक्शन वर्ड है। ये सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड होती हैं कि स्पीकर तुरंत बोलता है, उसी नाउ की सिचुएशन में बोलता है, प्रेजेंट की सिचुएशन में बोलता है, ठीक है। हाँ जी। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये जो सेंटेंस होते हैं ये इन्हें हम कहते हैं प्रार्थना सूचक वाक्य, जिसके अंदर हम विश को, मतलब कोई इच्छा को, वुड दैट आई वर रिच, इच्छा को बताएगा, प्रार्थना को बताएगा, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। तो ये 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जो नरेशन में पूछे जाते हैं, और पूरा नरेशन इन्हीं 5 टाइप के सेंटेंसेस के ऊपर टिका हुआ है। पूरा नरेशन इन्हीं 5 टाइप के सेंटेंसेस के ऊपर ही टिका हुआ है, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आ गई। तो अब जो कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूं इन्हीं 5 कॉन्सेप्ट पर आधारित है। 5 टाइप के सेंटेंस आपको पता होगा तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देखें आगे। इंस्ट्रक्शंस टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो ध्यान रखिए। देखें, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर चेंज कैसे करते हैं। तो बेटा 6 चेंजेस हैं, मैं फिर बता रहा हूं 6 चेंजेस कौन से हैं। छह चेंजेस कौन से? भाई रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज, जिसे हम सेड या सेट टू के नाम से जानते हैं। पहला चेंज, 6 चेंज बता रहा हूं, एक एक करके सबको सीखेंगे। तो पहला चेंज जो है रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। दूसरा चेंज जो होगा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, दैट इज कंजंक्शन, चेंज इन कंजंक्शन। तो जैसे दैट लगाते हैं, कभी इफ लगाते हैं, कभी वेदर लगाते हैं, और भी आते हैं। तो कंजंक्शन के अंदर चेंज, कि कौन सा कंजंक्शन कब लगेगा, क्यों लगेगा, किस लिए लगेगा। तीसरा चेंज हो जाएगा प्रोनाउंस के अंदर चेंज, चेंज इन प्रोनाउंस। तो जैसे प्रोनाउन कौन से होंगे, आई, ही,
शी, इट, दे। तो ये जो प्रोनाउन है इनको कैसे बदलते हैं प्रोनाउंस। चौथा चेंज जो होगा दैट इज चेंज इन वर्ब्स। तो वर्ब्स की अगर बात करें तो इसके अंदर टेंस और बेसिकली मॉडल्स की बात हो जाती है, लेकिन टॉपिक तो कोई भी हो सकता है। तो मैंने वैसे ही बता दिया टेंस और मॉडल्स। टॉपिक तो फिर कोई भी हो जाएगा, पॉजिटिव हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है, ठीक है ना। पॉजिटिव हुआ, कंडीशनल हुआ, नरेशन हुआ, नरेशन तो खैर कर ही रहे, वॉइस हुआ, तो स्ट्रक्चर तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब बोल दिया, वर्ब का मतलब है कोई भी टॉपिक, ठीक है। जनरली मैंने टेंस और मॉडल्स बोल दिया, टेंस और मॉडल्स, ठीक है। तो चेंज इन वर्ब्स, तो वर्ब्स के अंदर चेंज करते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था कि भाई वेंट को हैड गॉन कर दिया, वेंट को हैड गॉन किया। तो भाई वेंट को हैड गॉन क्यों किया, ये समझना ज़रूरी है। तो चौथा, पांचवा चेंज, भाई पांचवा चेंज, ये फिफ्थ चेंज क्यों है, क्या है। पहले तो कहता है नियरनेस ऑफ वर्ड्स, ये नियरनेस ऑफ वर्ड्स, शब्दों की समीपता, नियरनेस ऑफ वर्ड्स, शब्दों की समीपता। तो बेटा ये किससे पता चलती है, जनरली दिस दैट, दिस दोज, इनसे पता चलती है। और हियर देयर से भी पता चलती है, हियर देयर से भी पता चलती है। तो दिस मतलब पास में, दैट मतलब दूर, दीज मतलब पास, दोज मतलब दूर, हियर मतलब वहाँ, देयर मतलब वहाँ। तो ये शब्दों की समीपता। तो कोई पेन की दिस इज माई पेन, अभी मैं इस स्टेटमेंट बोला, लेकिन जब मैंने इसको रिपीट किया, जब नरेटर बोल रहा है तो तब तो उसके पास नहीं है। नरेटर के पास, जब स्पीकर के पास था उसने बोला दिस इज माई पेन, लेकिन जब नरेटर के पास जब नरेटर सेंटेंस को बोल रहा है तो नरेटर के तो पास ये पेन नहीं है, तो दिस की जगह दैट यूज करेगा, क्योंकि स्पीकर के पास है, नरेटर के पास नहीं है। तो फिर नरेटर तो यही बोलेगा ना दैट पेन। स्पीकर यहाँ खड़ा है, स्पीकर तो अपने पास लेके यहाँ पे खड़ा हुआ है, दिस इज माई पेन, लेकिन नरेटर यहाँ पर है और स्पीकर दूर है, तो वो क्या बोलेगा जो पास में नहीं है, दैट इज। ये स्पीकर क्या बोल रहा है, दिस इज, नरेटर बोल रहा है दैट इज, क्योंकि स्पीकर के पास है, नरेटर से दूर है, ठीक है। तो ये हो जाती है नियरनेस ऑफ वर्ड्स, शब्दों की समीपता, ठीक है। और पांचवा जो आ जाता है, छठा दैट इज एडवर्ब्स में जो हम चेंज करते हैं, एडवर्ब्स में चेंज करते हैं। जैसे भी हमने करा था कि यस्टरडे को द प्रीवियस डे चेंज किया, यस्टरडे को द प्रीवियस डे चेंज किया, है ना। यस्टरडे को द प्रीवियस डे चेंज किया, तो भाई यस्टरडे को द प्रीवियस डे ही क्यों चेंज किया, इन दोनों में फर्क क्या है, बात तो एक ही है, फर्क क्या है। जैसे टुमारो का द नेक्स्ट डे बोलते हैं, तो यार टुमारो द नेक्स्ट डे में क्या फर्क है, तो टुमारो नेक्स्ट डे में क्या फर्क है, तो यही तो समझना है। तो एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले पकड़ते हैं इस रिपोर्टिंग वर्ब को कि सेट टू को किस किस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जो चेंज कर रहे हैं, हम चेंज करना सीख रहे हैं, सबसे पहले जो चेंज करना सीख रहे हैं दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें चेंज करना सीख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ। तो यही था यहाँ पर। तो सबसे पहला चेंज है इस रिपोर्टिंग वर्ब। तो बाकी चेंज सीखेंगे हम कितने, 6, लेकिन अभी सीख रहे हैं पहला चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो पहला आता है, पहला पॉइंट है, कहता है स्पीकर। तो सब स्पीकर और सब्जेक्ट एक ही बात। जैसे सचिन था तो सचिन को सब्जेक्ट भी कह रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेट टू का सब्जेक्ट है। स्पीकर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कोमा इन्वर्टेड कॉमास में जो स्टेटमेंट थी वो उसने कही। तो तो जो स्पीकर है वही सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वही स्पीकर है। चाहे मैं सब्जेक्ट बोलूं चाहे मैं स्पीकर बोलूं, बात एक ही है, ठीक है। अब उसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट है वही लिसनर है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो जो सुन रहा है, वो ऑब्जेक्ट, वो सेट टू का तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन स्पीकर के द्वारा जो स्टेटमेंट कही गई उसे सुन भी रहा है, तो एक ही बात है। तो सब्जेक्ट और स्पीकर, ऑब्जेक्ट और लिसनर एक ही बात है। और तीसरी बात टेंस। तो कहता है जो रिपोर्ट, आरबी बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, आरबी बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब। तो कहता है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट दूसरा पॉइंट और सब्जेक्ट तीसरा पॉइंट। तो रिपोर्टिंग वर्ब की ये तीन चीजें आर नॉट चेंज्ड। मैं नोट तो ना बोलकर मैं इसे नेवर ही बोलूंगा, आर नेवर चेंज्ड। समझ रहे बात को। रिपोर्टिंग वर्ब का जो स्पीकर है उसको नहीं बदलोगे, एज इट इज लिखोगे। रिपोर्टिंग वर्ब का जो लिसनर है, ऑब्जेक्ट, उसे नहीं बदलोगे, एज इट इज लिखोगे। रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है, जो सेड, अगर सेड पास्ट इंडेफिनिट है तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट ही रखोगे। वो इज सेइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रखोगे। हैज सेड है तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, टेंस नहीं बदलोगे। ये तीन चीजें बदलेंगी नहीं। तो यही बात इस सेंटेंस में है। तो देख लो, ये तीनों चीजें इसी सेंटेंस के अंदर आ गई हैं।
पहला शी, तो ये शी सेड टू मी आई वेंट देयर यस्टरडे, शी ने मुझसे कहा कि मैं वहां कल गई थी, तो शी सब्जेक्ट हुआ और ये स्पीकर भी है, तो शी का शी रखा, नो चेंज, सब्जेक्ट नहीं बदलेगा। अब शी ने ये स्टेटमेंट बोला तो सुना किसने? मी ने, तो मी लिसनर भी है और इसका ऑब्जेक्ट भी है, तो मी का मी, तो मी का मी। क्लियर हो गया? तो ये स्पीकर हुआ, ये लिसनर हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और लिसनर और स्पीकर ये नहीं बदलते। शी का शी, मी का मी, बिल्कुल नहीं बदलोगे इसको। और इसका टेंस नहीं बदल रहा, तो इसका टेंस नहीं बदलना, तो भाई देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर भी है, तो टोल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर भी है, सैड को टोल्ड किया, वर्ब चेंज हुई है, टेंस नहीं बदला है। तो ये सैड का टोल्ड किया तो वर्ब बदल गई, ठीक है, लेकिन टेंस नहीं बदला। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो दोनों के दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर हुआ कि नहीं? दोनों के दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब यही पॉइंट था, सब्जेक्ट मतलब शी को नहीं बदलोगे, और ये ऑब्जेक्ट मतलब मी को नहीं बदलोगे, और टेंस, तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट। अगर इधर सेज होता तो इधर टेल्स हो जाता, इधर इज सेइंग होता तो इधर टेलिंग होता, इधर हैज सेड होता तो इधर हैज टोल्ड होता, इधर विल से होता तो इधर विल टेल होता। मतलब टेंस नहीं बदलोगे। जो टेंस आपके रिपोर्टिंग वर्ब का है, मतलब जो टेंस आपका डायरेक्ट स्पीच का है, वही टेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब का रहेगा। क्लियर है? तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी चीजें धीरे धीरे करेंगे। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ चेंज कर रहे हैं। आपको ये क्यों नहीं समझाए? ये इसलिए नहीं समझाए क्योंकि अभी हम रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस चेंजेस सीख रहे हैं। अभी सिर्फ हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस सीख रहे हैं, अभी इनके अंदर नहीं सीख रहे हैं। फिर हम सीखेंगे कंजंक्शन में चेंज, फिर हम सीखेंगे प्रोनाउन में चेंज, फिर हम सीखेंगे वर्ब में चेंज, फिर नियरनेस ऑफ वर्ड और ये क्या कहते हैं एडवर्ब में, एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए पॉइंट नंबर 2 पर ध्यान दें। पॉइंट नंबर 2, द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, कि जो रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है इज चेंज्ड, वो बदलती है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सेंटेंस ऑफ आरएस। वो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी वापस आओ, हमने कहा इसका टेंस नहीं बदलेगा, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन वर्ब तो बदलेगी, सेड का टोल्ड। तो कह रहा है टेंस नहीं बदला अलग बात है, लेकिन वर्ब कैसे बदल गई, वर्ब किस बिहाफ पर बदली? तो सेकंड पॉइंट ही वही है कि वर्ब कैसे बदलते हैं। तो बेटा सेड का जो टोल्ड किया वो डिपेंड करता है जो कोमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस है, ये कोमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस है, तो जो 5 टाइप्स है सेंटेंस के, उनमें से कौन सा टाइप है। तो ये टाइप डिसाइड करता है कि इधर वर्ब कौन सी लगानी है, ये टाइप डिसाइड करता है ये वर्ब कौन सी लगानी है। मींस कि जब स्पीकर ने ये सेंटेंस बोला था, तो ये सेंटेंस बोलते वक्त स्पीकर की क्या फीलिंग्स थी, स्पीकर ने जब ये सेंटेंस बोला था उस वक्त उसकी क्या फीलिंग्स थी, क्या सिचुएशन थी। तो फीलिंग्स और सिचुएशन को एक शब्द में सम अप करके लिखना है, तो सेड को टोल्ड कर देना है, तो सेड को टोल्ड कर दिया। तो यहाँ पे इसकी फीलिंग्स को समझते हुए चेंज करना है। तो यहाँ पे कौन से टाइप का सेंटेंस है ये डिसाइड करता है कि सेड को किस वर्ब में बदलना है। कैसे? देखो, कहता है द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये जो हम कहते हैं सैड, तो ये जो सैड है, तो रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है, ये जो वर्ब है इसको बदल देते हैं कि जैसा भी सैड को टोल्ड किया कि ये बदली जाएगी। लेकिन ये भी डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द टाइप, ये टाइप पे डिपेंड करता है ऑफ द सेंटेंस ऑफ आरएस, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। रिपोर्टेड स्पीच जो कोमा इन्वर्टेड कॉमास में, तो उसमें से 5 टाइप में से कौन सा टाइप है। तो स्पीकर ने जो सेंटेंस बोला रिपोर्टेड स्पीच, असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, 5 में से कौन सा टाइप है उस पर डिपेंड करता है। तो देख लो आप, वो ये इनको दिमाग में रख लेना, मेमोराइज कर लो। अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो ये वर्ब लगेंगे जरूरत के अकॉर्डिंग कि स्पीकर की फीलिंग्स क्या है। सेंटेंस बोलते समय स्पीकर की फीलिंग्स क्या है और टेंस क्या इस्तेमाल किया है। तो टेल, टेल्स, टोल्ड, कंप्लेंड, इन्फॉर्म्ड, रिमार्क्ड, स्टेटेड।
और फिर ETC कि इनके अलावा भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि स्पीकर की फीलिंग्स क्या है। वो फिर उस पर डिपेंड करता है कि स्पीकर की फीलिंग्स क्या है, फीलिंग के अकॉर्डिंग कि भाई फीलिंग कंप्लेंट की है या इन्फॉर्म्ड की है। कि कंप्लेंट कर रहा है तो इन्फॉर्म नहीं लिख सकते, इन्फॉर्म कर रहा है तो कंप्लेंट नहीं लिख सकते। तो फिर टोल्ड क्या होता है, किसी बात को बताना। टेल का मतलब होता है बताना, मतलब स्पीकर नरेटर जिससे बोल रहा है, या सॉरी पहले तो स्पीकर, कि स्पीकर जिससे बोल रहा है लिसनर से, तो लिसनर को इस बारे में नहीं पता। मैं कहता हूं आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई विल गो, आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई वुड गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। अब मैंने क्या, तो अब मैं उसे बता रहा हूं मैंने अपने दोस्त को बताया कि मैं अगले महीने मुंबई जाऊंगा, तो मेरे दोस्त को नहीं पता ना, लिसनर को नहीं पता। तो टेल टोल्ड तब लगाते हैं जब हम एड टू नॉलेज, जब हम लिसनर की, जब स्पीकर जो है लिसनर की नॉलेज में एडिशन करना चाहता है, जब वो लिसनर को वो बताना चाहता है जो लिसनर को नहीं पता, तब हम टोल्ड लगाते हैं। लेकिन अगर वो कंप्लेंट करना चाहता होगा तो फिर एड टू नॉलेज नहीं है, तो कंप्लेंट करना चाहता हो तो कंप्लेंट, फिर इन्फॉर्म करना चाहता होगा तो इन्फॉर्म, उसके स्पीकर अपने व्यूज बताना चाहता है किसी बारे में तो रिमार्क्ड और स्टेटेड। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि स्पीकर की फीलिंग्स क्या है सेंटेंस को बोलते समय। प्रैक्टिकली भी आएंगे एग्जांपल, प्रैक्टिकली इन बातों को समझोगे आप, ये एग्जांपल आएंगे, प्रैक्टिकली इन बातों को समझोगे आप, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो बेटा आप सेड टू को आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो, ETC इनमें चेंज कर सकते हो। अगर कमा इन्वर्टेड कमास का सेंटेंस असर्टिव है तो इन वर्ब में से कुछ लगाना, और अगर इंटेरोगेटिव है तो इन वर्ब्स में से कुछ लगेगा। अगर इंपेरेटिव है तो भाई स्पीकर ने जिस फीलिंग से सेंटेंस बोला, इंपेरेटिव से स्पीकर ने कोई सेंटेंस बोला, स्टेटमेंट बोला जो कमा इन्वर्टेड कमास के अंदर है, तो बोलते समय वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करो। बोलते समय वो एडवाइस दे रहा है तो सेड टू को एडवाइस में चेंज करो, अकॉर्डिंगली ऑर्डर में चेंज करो, वांट में चेंज करो, फॉरवर्ड में चेंज करो, इंस्ट्रक्टेड में चेंज करो, थैंक में चेंज करो, अलाउड में चेंज करो, परमिटेड में चेंज करो। तो डिपेंड करता है स्पीकर किस फीलिंग से सेंटेंस बोल रहा है। तो स्पीकर की फीलिंग्स को बताने के लिए सेड टू को वो वर्ब बता देती है, वो वर्ब में चेंज कर देते हैं स्पीकर की फीलिंग्स के अनुसार। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये थोड़ा सा लेंथी है, ये थोड़ा सा लेंथी है, ये आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चेंज किया जाता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम प्रेड में, कर्ज में जो सेड टू है, सेड टू को इनमें चेंज कर देते हैं हम, सेड टू को विज में, कर्ज में, प्रेड में, इन सब में चेंज कर देते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि भाई वो दुआ दे रहा है तो प्रेड, बददुआ दे रहा है तो कर्ज, कोई इच्छा बता रहा है, इच्छा प्रार्थना कर रहा है तो ये विज्ड हो जाएगा, इच्छा कर रहा है तो विज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सेकंड चेंज। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता, राम ने सीता से कहा, तो मीन्स राम स्पीकर भी है ना, बस स्पीकर भी है, ये सेंटेंस बोल रहा है तो स्पीकर है, और इसके अकॉर्डिंग जो है वो सब्जेक्ट भी है, ये स्पीकर भी है, सब्जेक्ट भी है। अब कहा कि सीता से, सीता सुन रही है तो सीता लिसनर भी है और सेड का ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। तो अब कहता है विल यू मैरी मी, तो उसने पूछा विल यू मैरी मी, तो अभी क्या कर रहा है, क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन, तो अब यहाँ पर आप दैट नहीं लगा सकते, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड, क्योंकि राम ने जब सीता से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो कुछ बता थोड़ी रहा है, सीता की नॉलेज में कुछ ऐड थोड़ी कर रहा है, सीता से पूछ रहा है, वो तो अपनी नॉलेज में कुछ ऐड करवाना चाह रहा है, शादी करोगी या हाँ या ना बताओ, तो यहाँ से क्वेश्चन पुट कर रहा है। तो आप यहाँ पर अब आस्क्ड की जगह आप क्या कहते हैं, टोल्ड थोड़ी लगा सकते हो, यहाँ बता थोड़ी रहा है, पूछ रहा है तो आस्क्ड लगाओ। तो भाई रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होती है वो जब ये स्पीकर ये सेंटेंस बोल रहा है तो बोलते समय उसकी क्या भावनाएं हैं, उन भावनाओं को समझते हुए यहाँ पर लिख दो। तो राम आस्क्ड, या यहाँ पे ऐसे हो सकता है राम प्रपोज्ड टू सीता, राम ने सीता को प्रपोज किया, वेदर शी वुड मैरी हिम, कि क्या वो उससे शादी करेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आज की जगह प्रपोज टू भी कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो प्रपोजल रख दिया उसने सामने, शादी का प्रपोजल रख दिया। अब यहाँ पे देखो हमने कहा हरी सेड टू, अब देखो असर्टिव सेंटेंस होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, टोल्ड हो जाता। इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड, ये देखो प्लीज हेल्प मी विद मनी, तो इन्हें प्लीज बोला, तो स्पीकर ने जब ये सेंटेंस बोला तो साथ में प्लीज यूज किया, मतलब स्पीकर ने जब ये सेंटेंस बोला तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो फिर सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। सेड को किस में चेंज कर दिया, रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं, ये रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। तो रिपोर्टिंग वर्ब को जिस वर्ब में चेंज करते हैं वो डिपेंड करता है स्पीकर ने जब ये सेंटेंस बोला था तो उसकी फीलिंग्स क्या थी, फीलिंग्स, तो इससे फीलिंग क्या निकल रही है, रिक्वेस्ट की फीलिंग निकल रही है, रिक्वेस्ट की फीलिंग निकल रही है तो रिक्वेस्टेड रख दिया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड,
पॉइंट नंबर थर्ड क्या कहता है, इफ आरवी डज नॉट कंटेन एनी ऑब्जेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब मतलब सेड कि सेड टू के वजह सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो, लिसनर ही ना हो, नो लिसनर। कहता है कि इफ आरवी मतलब ये जो आरवी है या सेड है इसके बाद लिसनर ही ना हो, इसके बाद ऑब्जेक्ट ही ना हो, तो कहता है नो चेंज इज मेड इन द वर्ब ऑफ आरवी। तो उस वक्त सेड को, अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड रखो, उसे चेंज नहीं करना, सेड को सेड रखो, उसे चेंज नहीं करना। जैसे हमने यहाँ बोला सचिन सेड, तो इसका लिसनर है, मतलब है ही नहीं, इसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं। भाई ये सेंटेंस किसने सुना, वो लिसनर नहीं है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिसनर न हो तो आप कोई बदलाव नहीं करेंगे, वर्ब में सेड को सेड रखेंगे। तो यहाँ पे सेड को सेड रखा, और यहाँ पे अगर ऐसे होता ना, देखो अगर ऐसे होता सचिन सेड टू मी, फिर सेंटेंस जो भी बने तो सेड टू, तो अगर यहां पर ये मी होता लिसनर तो सेड टू को आपको टोल्ड में बदलना पड़ता, तो हम इसे करते सचिन टोल्ड मी। तो यहां पे ये सेड टू को टोल्ड तब करते जब ऑब्जेक्ट होता, सेड टू को टोल्ड हम तब करते ऑब्जेक्ट होता, जब ऑब्जेक्ट होता। तो बेसिकली अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड रखो। यहां पे टू मी, टू हिम, टू मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता तो सेड को टोल्ड कर देते, ये होता। अब लिसनर नहीं है तो आप सेड को सेड रखेंगे। थर्ड पॉइंट ये, लेकिन यहां पे एक बात होती है कि भाई ऐसा क्यों, अगर मैं टोल्ड कर दूं, मैं यहां लिखा है सचिन सेड, ये बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन अगर मैं ऐसे ही लिख देता कि सचिन टोल्ड दैट ही हैड गॉन देयर, ही हैड गॉन देयर, तो सेड का सेड हो जाता, तो सेड का सेड हुआ तो ठीक है, सेड का टोल्ड हो जाता तो क्या दिक्कत थी, सेड का टोल्ड हो जाता तो समस्या क्या थी, अगर सेड का टोल्ड होता तो क्या समस्या आती। अब इसे समझना जरूरी है कि भई ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, लेट्स सी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक्सप्लेनेशन, बेटा कुछ वर्ब है, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। यहां पे थोड़ा ग्रामर लगेगा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। तो जैसे अब मुझे ये बताना क्या सेंटेंस पूरा है, मैं बोलूंगा डू यू ईट, क्या सेंटेंस कंप्लीट है कि डू यू ईट, मैं इतना कह के छोड़ दूं किसी से, मैं किसी के पास गया, हाँ भाई डू यू ईट, अगर बोलो डू यू ड्रिंक तो वो समझ जाएगा पीने की बात कर रहा है, क्लियर, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछ रहा हूं डू यू ईट, अगर मैं बात कर रहा हूं कि भाई डू यू ईट, सनी कुमार, एक छोटा सा क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं कि ये जो क्लास चल रही हैं तो इनमें कोई परेशानी है, इनमें कोई परेशानी है क्या, इनमें कोई परेशानी है, मेरा क्वेश्चन आपसे, ठीक है सन्नी कुमार। हाँ, और सन्नी कुमार मेरे को ऐसा लगता है आपने आते के साथ ही क्वेश्चन पुट करने शुरू कर दिए हैं। पहले क्लास शुरू से देखना, मैंने शुरू के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी, कुछ बातें बताई हैं। सन्नी कुमार आप अभी अभी डायरेक्ट क्लास के अंदर घुसते के साथ ही आपने सिर्फ क्वेश्चन दागने शुरू कर दिए। पहले देख तो लो कि क्वेश्चन दागने से पहले कि सर ने क्या पता कुछ इस बारे में बता रखा हो। तो क्लास खत्म के बाद जब ये रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, तो इस रिकॉर्डिंग को शुरू से सुनना, ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को शुरू से सुनना बिना आगे निकाले, ठीक है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड ना करके, मतलब फॉरवर्ड ना करके पूरा सुनना, समझ रहे बेटा बात को, पहले पूरी बात को सुनना, फिर उसके बाद क्वेश्चन आकर दागना इधर, ठीक है, फिर आके क्वेश्चन दागना। ओके, तो अभी जरा इसे देखो, अभी क्लास को वैसे डिस्टर्ब नहीं करो, अब जरा इधर देखो। और किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है ना, किसी को कोई भी क्वेश्चन, मेरे कोई समस्या नहीं हो, कोई भी पूछो यार, आप सब आजाद हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो बेटा प्लीज, क्लास जब शुरू होती है ना, क्लास के शुरू में जो बातें करनी है, जितनी बातें करनी है, जहां की बातें करनी है, जो बातें करनी है, जितनी बातें करनी है, जहां की बातें करनी है, कुछ भी क्लास के शुरू में मैं आते ही पूछता हूं ना क्वेरी कोई, मैं आते ही पूछता हूं ना क्वेरी कोई, तो और आज भी देखना मैंने पूछा कि कोई क्वेरी है, टाइम दिया मैंने, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, तो सनी तब मैं आगे बढ़ा हूं। और अब क्लास चल रही है, क्लास के बीच में कोई इधर उधर की बात नहीं, मेरे दोस्त मेरे भाई, ये सभी के लिए कह रहा हूं दोस्तों। क्लास शुरू होती है ना, जब जैसे मैं नोटिफिकेशन भेजता हूं तो अपने क्वेश्चंस के साथ तैयार रहो और आते के साथ ही क्वेश्चन दागना शुरू कर दो, ये ठीक है बेटा।
क्वेश्चन दागना शुरू कर दो, फिर मैं जब सबके रिप्लाई करूंगा तब टॉपिक शुरू करूंगा, लेकिन जब मैं टॉपिक शुरू कर दूं उस वक्त इधर उधर की बात नहीं, प्लीज, ठीक है ना। ये मेरा अपना क्राइटेरिया रहता है कि पढ़ाते वक्त मैं इधर उधर की बात नहीं करना चाहता। मेरा फिर कंसंट्रेशन, एक समा बना रहता है, एक माहौल बना रहता है, वो माहौल टूट जाता है, वो माहौल टूट जाता है। तो इसलिए जो भी पूछना बेटा क्लास के शुरू में पूछो, कुछ भी, सारी बात का जवाब दूंगा। आते इधर, जैसे हमने क्वेश्चन पुट किया, डू यू ईट, इसे बोला, मैं किसी के पास जाके बोला डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, तो बोला खाते हो, क्या खाते हो, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। आप सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो बताइए इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के यूज नहीं होती। ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के यूज नहीं होती। इसे ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, या तो वट का रिप्लाई या हुम का रिप्लाई, या तो वट या हुम का, ट्रांजिटिव वर्ब को वट या हुम का रिप्लाई चाहिए होता है। तो ये तब ठीक होगा जब इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के यूज नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो जैसे हमने कहा डू यू ईट, अब मैंने लिख दिया पिज्जा, डू यू ईट पिज्जा, अब मैंने लिखा, तो अब ये कंप्लीट हो गया। डू यू ईट व्हाट, वट और हुम का रिप्लाई से चाहिए होता है, तो आंसर पिज्जा। तो यहां समझ रहे होगे आप कि भाई सेंटेंस गलत है, ये इनकम्प्लीट है, ये सही है। तो पॉइंट इज कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसे ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और इसी तरह से कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, उन्हें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, उनके बाद कभी ऑब्जेक्ट लिख नहीं सकते। तो जैसे मैंने बोला सेंटेंस में किसी को बोल रहा हूं गो, मैं सीधा सीधा बोल दिया, बहुत छोटा इंपेरेटिव सेंटेंस के, कोई खड़ा हुआ है, मैंने कहा यू जस्ट गो, मैंने कहा जस्ट गो, तो वो समझ जाएगा जाओ। तो गो के बाद आप कभी भी वट या हुम का रिप्लाई लिख नहीं पाओगे, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आता है। तो जैसे हम कहते हैं गो टू हेल, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आता है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। क्लियर हुआ? तो बेटा ये समझ लो। तो जैसे मैंने कहा ना ईट ट्रांजिटिव वर्ब है, ऐसे ईट, गिव, रिकमेंड, तो ऐसे टेल। तो बेटा इन वर्ब को आप यूज करेंगे ना, इन वर्ब को यूज करेंगे तो इनके बाद जब तक ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। इन वर्ब को अगर आप बिना ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत है। तो क्या कहते हैं, ये गलत है। आप गिव वर्ब लगाओ, ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। गिव आप नहीं लिख सकते, जैसे गो पूरा लिख दिया था, गिव नहीं लिख पाओगे, तो गिव नहीं लिख पाओगे। मैं बोलूं किसी से गिव दे दो तो पूछेगा क्या दे दें भाई, पेन दे दे, पेंसिल दे दे, थप्पड़ दे दे, क्या दे दे, नहीं समझ पाएगा, तो मतलब ये इनकम्प्लीट है। तो अब मैं अगर ऐसे कहता हूं कि भाई मैंने कहा गिव मी ए पेन, अब ये ठीक है। गिव हुम किसे दिया जाए, मुझे, तो ये हुम का रिप्लाई हो जाएगा। क्या दिया जाए, ए पेन, तो ये वट का रिप्लाई हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के यूज होगा ही नहीं, या वट और हुम का रिप्लाई चाहिए, वट और हुम का रिप्लाई चाहिए उसे। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये बिना ऑब्जेक्ट के यूज नहीं होंगे, इनके साथ ऑब्जेक्ट। और कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, जैसे मैंने कहा गो, ऐसे हुआ कम, एक हुआ अराइव, ये हुआ स्लीप, इनके साथ आप कभी ऑब्जेक्ट वट और हुम का रिप्लाई लिख ही नहीं पाओगे। तो ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही प्रेपोजिशन आता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन नहीं आता। ये बात समझ में आ गई? तो ये बात समझ में आ गई। तो भाई टेल भी तो इसी का हिस्सा है, टेल। तो जो मैं टेल का टोल्ड बना, तो टोल्ड भी बिना ऑब्जेक्ट के यूज नहीं होगा, तो टोल्ड भी बिना ऑब्जेक्ट के यूज नहीं होगा। यही बात, जैसे इसे फिर लेते हैं, तो यहां पर हम फिर आते हैं, तो क्या कहते हैं, अब यहां पर फिर आते हैं। हमने कहा सचिन, अब मैंने कहा सचिन टोल्ड दैट ही हैड gone there. Sachin told that he had gone there. Sachin told that he had gone there. ठीक है, तो मैंने यहां पे टोल्ड बोला, तो अब हिंदी में बोलोगे तो समझ में आएगी सचिन ने बताया। हम हिंदी पर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। सचिन ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये ग्रामेटिकली गलत हो गया। अगर यहां पे भाई, यहां पर अगर होता सचिन सेड टू मी, समझे, हम कहते हैं सचिन सेड टू मी, तो हम इसे कर देते सचिन, हमने कहा सचिन टोल्ड मी, तो सचिन टोल्ड हुम, अब हुम का रिप्लाई लिया तो फिर मी आ गया। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट के साथ आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट के साथ आएगा। तो इसलिए
जब सेड के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो ही टोल्ड में बदलना, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड रखना, टोल्ड मत करना, ठीक है। और ये वाला केस, ये वाला जो केस है, ये जो मैंने सीन बताया, ये जो अभी आपको रूल नियम समझाया, ये थर्ड वाला जो है सिर्फ असर्टिव पे ही अप्लाई होगा। क्यों असर्टिव पे क्यों अप्लाई होगा? क्योंकि जो टोल्ड है, क्योंकि ये जो टोल्ड है ये असर्टिव में ही तो लगता है और किसी में लगता ही नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ असर्टिव सेंटेंस का है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ असर्टिव सेंटेंस का है। फिर देख लो, देख लो ये असर्टिव का क्यों है? क्योंकि ये जो टेल, टेल्स, टोल्ड, ये सिर्फ असर्टिव में ही तो लगता है और किसी में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, और किसी में कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा सिर्फ टेल, टेल्स, टोल्ड, या सिर्फ उस वर्ब के साथ अप्लाई होगा जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ये सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के साथ अप्लाई होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ अप्लाई नहीं होगा। क्लियर हो गया? और ये जो मैंने रूल नंबर 30 से थर्ड बताया, कॉन्सेप्ट थर्ड बताया, वो असर्टिव पे अप्लाई होगा क्योंकि टोल्ड असर्टिव में ही आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये थर्ड असर्टिव में अप्लाई होगा। एक्सप्लेनेशन दे दी। अब इसके अंदर देखो एक नोट दे रखा है, क्या कहता है नोट, अबव गिवन कॉन्सेप्ट, मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इज अप्लाइड, इसका इस्तेमाल होता है टू दी असर्टिव सेंटेंस ओनली। तो असर्टिव पे क्यों अप्लाई होता है? क्योंकि ये नियम सिर्फ टेल, टोल्ड, टोल्ड के लिए ही था। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ जी, कि क्या ये असर्टिव पे अप्लाई है? हमने एग्जाम्पल ले लिए 3, देख लो। पहले आपने बोला ही सेड टू हर आई विल लर्न इंग्लिश, तो बेटा ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। तो भाई देखो, सेड को किस में चेंज किया? टोल्ड में। सेड को किस में चेंज किया? टोल्ड में। तो सेड को किस में चेंज किया? क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में कर दिया, क्योंकि असर्टिव है। लेकिन इसे देखो, आई विल लर्न इंग्लिश, तो ये भी, चलो ये भी असर्टिव है, ये भी असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां टोल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप यहां पर टोल्ड करोगे तो भाई उसके बाद तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो मीन्स ये ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेगी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सेड को सेड रखो, इसलिए सेड को सेड रखो, और ये इसलिए असर्टिव पे अप्लाई होगा और किसी पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे हमने कहा शैल आई लर्न इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीख लूं? हेल्पिंग और पहले सब्जेक्ट बाद में, तो ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ, क्वेश्चन मार्क आ गया, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और देखो यहां पर लिसनर नहीं है, लिसनर यहां पर भी नहीं है, लिसनर ऑब्जेक्ट यहां पर भी नहीं है, लिसनर ऑब्जेक्ट यहां पर भी नहीं है, लेकिन यहां सेड को सेड रखा, लेकिन यहां पे सेड को आस्क्ड कर दिया, यहां सेड को आस्क्ड किया, यहां सेड को सेड किया। तो पता है क्यों? क्योंकि ये असर्टिव है, ये इंटेरोगेटिव है, और ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ असर्टिव पे अप्लाई लगेगा क्योंकि टोल्ड का केस है, और इंटेरोगेटिव में तो टोल्ड लगता ही नहीं, तो मतलब इस पे अप्लाई नहीं होगा। देखो यहां सेड को आस्क्ड कर दिया, ये तो बदल दिया, तो ये और किसी पे अप्लाई मत करना कि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, लिसनर नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आस्क्ड हुआ, क्योंकि स्पीकर ने जब ये क्वेश्चन पुट किया था तो उसका सेंस आप पूछने का था। समझ में आई बात? ये क्लियर हो गया होगा। चेंज इन कंजंक्शन, कंजंक्शन कैसे चेंज होता है? कंजंक्शन कैसे चेंज होता है ये देख लो। कहता है ये हमारे 3 नियम थे किसको चेंज करने के? असर्टिव सेंटेंस को चेंज करने के ये 3 नियम थे, है ना। असर्टिव सेंटेंस को चेंज करने के ये हमारे 3 नियम थे। क्लियर है? अब हमारे आते हैं दूसरा, कंजंक्शन को कैसे चेंज करते हैं, जो मैंने बताया था। तो ये असर्टिव को चेंज करने के हमारे 3 नियम थे, हो चुके हैं। अब हम कर रहे हैं दूसरा, कंजंक्शन को कैसे चेंज किया जाए, कंजंक्शन कैसे चेंज होता है। ठीक है ना? तो जब ये हो जाएगा फिर प्रोनाउन, वर्ब, तो इन सबको एक एक करके सीख रहे हैं। अब कंजंक्शन को कैसे बदलते हैं ये देखो। तो अब कंजंक्शन को बदल रहे हैं। लेट्स सी कि चेंज इन कंजंक्शन, कंजंक्शन इज यूज्ड, कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर। कहता है कंजंक्शन इज यूज्ड, कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, मतलब ये जो कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमास होता है, इन सबको हटाकर इनकी जगह पर एक कंजंक्शन रखा जाता है, इनकी जगह पर एक कंजंक्शन रखा जाता है। तो वो कंजंक्शन रखने का तरीका है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सेंटेंस ऑफ आरएस। आरएस जो कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो स्टेटमेंट होती है उसके टाइप पर डिपेंड करता है कि वो असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, उस पर डिपेंड करता है। तो देखो, अगर स्टेटमेंट असर्टिव है
अगर स्टेटमेंट असर्टिव है तो दैट लगाओ। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आप इफ या वेदर या WH फैमिली वर्ड लगाओ। सेंटेंस इंपेरेटिव है तो टू, नॉट टू या दैट लगाओ। एक चीज और यहां पर अब बच्चों के दिमाग में एक बात आ सकती है, सर जी इफ लगेगा या वेदर, तो ये मैं बताऊंगा आगे, ये आगे मैं क्लियर कर दूंगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज में। तो इफ लगेगा वेदर। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम या तो टू लगाते हैं, नॉट टू लगाते हैं या दैट। तो भाई टू कब लगेगा, नॉट टू कब लगेगा, दैट कब लगेगा, ये हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेंगे। एक्सक्लेमेटरी में दैट और ऑप्टेटिव में दैट। और जनरली मैं बात करूं सभी में दैट लगता है बस दो जगह छोड़कर, ये समझ लो सभी में दैट लगता है बस दो जगह छोड़कर, ये समझ लें बस कि एक इंटेरोगेटिव और एक इंपेरेटिव, कि इन सिचुएशन के अंदर चेंज होता है, बाकी हर जगह दैट। तो जबकि इंपेरेटिव में भी दैट आता है एक सिचुएशन में, वो मैं बताऊंगा आगे। बस इन दो जगह इफ वेदर WH फैमिली या टू, नॉट टू लगेगा, बाकी हर जगह दैट ही लगता है, ज्यादातर दैट का इस्तेमाल होता है। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, पहला सेंटेंस लिया हमने, पहला सेंटेंस ले लिया, रीटा सेड टू रवि। रीता ने रवि से कहा, क्या कहा, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो अब यहां पर भाई अब यहां पर टोल्ड तो बता नहीं पाओगे, टोल्ड तो लिख नहीं पाओगे, क्योंकि टोल्ड तो होता है बताना, तो बता नहीं रहा भाई, प्रपोज कर रहा है। तो यहां पे हो जाएगा रीटा प्रपोज्ड टू रवि, रवि को प्रपोज किया, तो कहा आई लव यू। तो सेंटेंस असर्टिव है। तो सेंटेंस जब असर्टिव है तो कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह पर हम ये जो लगाते हैं दैट का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ये असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस में दैट। अब ये कहता है रीटा सेड टू रवि डू यू लव मी। रीटा ने रवि से कहा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो अब ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह पर, कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह पर या तो वेदर लगाते हैं या इफ। वेदर कहाँ लगाते हैं, इफ कहाँ लगाते हैं, बाद में बताएंगे। फिलहाल दोनों में से कोई लगा दो, फिलहाल कोई भी दोनों में से कोई भी ठीक है। तो हो जाएगा रीटा आस्क्ड रवि वेदर या इफ ही लव्ड हर। तो असर्टिव सेंटेंस में दैट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर। ठीक है, अगला आता है दैट इज इंपेरेटिव, वर्ब से शुरू हो रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसके अंदर सिचुएशन के ऊपर बात होती है। तो रीना सेड टू रोहन रीड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली। तो ये क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो इसलिए एडवाइस कोमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह यहाँ पे हमने टू लगा दिया। तो एक कभी टू लगता है, कभी नॉट टू लगता है, कभी दैट लगता है, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो ये असर्टिव है तो दैट लगा, इंटेरोगेटिव है तो इफ या वेदर लगा, ये इंपेरेटिव है तो टू लगा। तो मतलब कंजंक्शन लगना किसके ऊपर निर्भर करता है, कंजंक्शन लगना निर्भर करता है, कंजंक्शन लगना निर्भर करता है सेंटेंस के टाइप पर, कि भाई ये असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, कौन सा है। तो जो हमने यहां लिखा असर्टिव है, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव, इन सेंटेंस के टाइप पर डिपेंड करता है कि कंजंक्शन कौन सा लगेगा। समझने बात को, कंजंक्शन कौन सा लगेगा ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये तीन एग्जांपल समझ में आ गए होंगे, बात आ गई समझ में। अब बेटा अगला जो है ये चेंज इन प्रोनाउन, ये थोड़ा सा लंबा केस है चेंज इन प्रोनाउन, क्योंकि इसके अंदर कुछ रूल नियम भी हैं और रूल नियम से हटकर कुछ दिमागी चीजें भी हैं। तो जितना मैंने बताया उतना आप दिमाग में रखें, अगले सेशन में इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।